नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपसनी क्लासेज में। जैसा कि हमने पहले चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम चित्तौड़गढ़ के जितने भी शाखे हैं, वो 3 शाखे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है वो देखते हैं। यह शाखा तब हुआ था जब चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह, और उस समय चित्तौड़गढ़ पर जिस शासक ने हमला किया था वो थे अलाउद्दीन खिलजी, और 1303 ईस्वी में ये हमला किया गया, आक्रमण किया गया था। इस आक्रमण के जो प्रमुख कारण थे वो उनमें पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक साम्राज्यवादी शासक था, अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता था, तो साम्राज्यवादी नीति इसका पहला कारण हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है सामरिक महत्व। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था वो सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम दुर्ग था और पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए उस पर आक्रमण करना काफी मुश्किल था, इसलिए सामरिक महत्व भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का काफी था। तीसरा जो कारण है वो है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व इसलिए क्योंकि चित्तौड़गढ़ से जो मालवा है वो और गुजरात है, दो प्रदेशों पर, दो चित्तौड़गढ़ है ना वो दो प्रदेशों के रास्तों में आता था, एक तो मालवा और एक गुजरात। मालवा था वो उस समय कृषि के लिए प्रसिद्ध था, वहां कृषि थी उत्तम प्रकार की, और जो गुजरात था सब जानते हैं गुजरात के पास जो समुद्री तट लगता है, इसलिए विदेशी व्यापार का जो जरिया था वो गुजरात था, और यहां से काफी धन संपदा कमाई जा सकती थी, तो विदेशी व्यापार का केंद्र होने के कारण। लेकिन इन दोनों प्रदेशों में जाने का जो रास्ता था वो चित्तौड़ से होकर जाता था, इसलिए इन दोनों पर कब्जा करने से पहले चित्तौड़ पर कब्जा करना जरूरी था, तो आर्थिक महत्व भी हो गया। अगला था रावल समर सिंह। जो रावल रतन सिंह के जो पिताजी थे वो थे रावल समर सिंह। बात 1299 की है, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने जा रहे थे। हम देख चुके कि गुजरात जाने से पहले चित्तौड़गढ़ से होकर जाना पड़ता था गुजरात, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रावल समर सिंह से अनुमति मांगी यहां से जाने की, तो रावल समर सिंह ने इनसे टैक्स ले लिया। क्या ले लिया? टैक्स। तो टैक्स एक बड़े राजा से एक छोटा चित्तौड़गढ़ के राजा टैक्स लेंगे तो इनकी प्रतिष्ठा में कमी तो होगी, तो प्रतिष्ठा में कमी हुई, इसलिए एक कारण ये भी मान सकते हैं। इसके अलावा एक जो कारण था, हालांकि माना नहीं जा सकता क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, सिवाना, जालोर आदि दुर्गों पर आक्रमण किया, तो माना, लेकिन गौण कारण कह सकते हैं इसे हम, रानी पद्मिनी। तो आगे हम देखेंगे रानी पद्मिनी के बारे में। कहा जाता है कि जो रानी पद्मिनी थी वो सियल द्वीप की राजकुमारी थी, और ये जो सियल द्वीप है ये वर्तमान जो श्रीलंका है, वर्तमान श्रीलंका में स्थित है। और यहाँ के राजा थे गंधर्वसेन, उनकी पुत्री राजकुमारी थी पद्मिनी, और इन पद्मिनी की जो माता थी वो थी चंपावती। एक लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता, हीरामन तोता। उस तोते ने जो रावल रतन सिंह था उसे इस बात की जानकारी दी कि 7 समुद्र पार, यहां से मेवाड़ से 7 समुद्र पार एक सुंदर राजकुमारी है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो निकल जाता है श्रीलंका के लिए, सॉरी वर्तमान जो उस समय सियल द्वीप था उस सियल द्वीप के लिए निकल जाता है, और वहां कई दिनों तक वो जोगी के वेश में रहता है। बाद में एक दिन जब गंधर्वसेन मिलते हैं तो गंधर्वसेन उसे पहचान जाते हैं कि ये कोई जरूर कोई राजकुमार है, और जो रावल रतन सिंह था वो भी अपना परिचय उसे दे देता है, और अपने आने का कारण, सियल द्वीप में अपने आने का कारण भी बता देता है। बाद में पद्मिनी के साथ इनका विवाह हो जाता है और ये मेवाड़ आ जाते हैं। ये सब एक लोक मान्यता है, ऐसे कोई तथ्य, ऐसा कोई स्रोत नहीं मिलता जिससे इस बात की पुष्टि हो सके। रावल रतन सिंह के दरबार में एक पंडित था जिसका नाम था राघव चेतन, ये उनका दरबारी पंडित था। कहा जाता है कि एक बार राघव चेतन ने पद्मिनी को देख लिया तो ये मूर्छित हो गया। राघव चेतन थे वो मूर्छित हो गए, तो ये बात जब रावल रतन सिंह को पता चली
तो उन्होंने कारण पूछा, वे क्यों मूर्छित क्यों हो गया, और इसे अपने दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकल जाने के बाद राघव चेतन ने जो पद्मिनी थी उसकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। यह बात थी 1303 ईस्वी। चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और घेरा डाल देता है। कुछ दिनों के बाद घेरा डालने के बाद जब उसे लगा कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी तो उसने रावल रतन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा। संधि का प्रस्ताव भेजा और कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने पद्मिनी की परछाइयां पानी में परछाई देखी और छल से जो रावल रतन सिंह थे, छल से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। रावल रतन सिंह को बंदी बना लेता है और अपने साथ दिल्ली ले जाता है और बाद में ये कहता है कि रानी पद्मिनी को भेज दो और अलाउद्दीन जो रावल रतन सिंह है उसको ले लो। जो पद्मिनी थी वो सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी, बुद्धिमती भी थी। तो उसने अपने भाई गोरा और भतीजे बादल को बुलाया और खुद वहां जाती है पालकी में। पहले जब रानियां थी वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, पालकी में लेकर जाती थी और इनके साथ अनेक दासियां भी जाती थी। तो दासियों के वेश में उन्होंने पालकियों में योद्धा बिठा दिए, अनेक योद्धा बिठा दिए। जैसे ही योद्धा वहां गए तो रानी पद्मिनी है वो तो अलाउद्दीन खिलजी को अपने साथ लेकर जाती है और योद्धा वहां हमला बोल देते हैं, उन पर आक्रमण कर देते हैं दिल्ली वालों पर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। ये आ जाते हैं वहां पर। कहा जाता है कि जो गोरा था, गोरा वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, गोरा वीर गति को प्राप्त हो जाता है और जो बादल है वो वापस चित्तौड़ आ जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वापस आता है चित्तौड़ पर और घेरा डाल देता है और कई दिनों के घेरा डालने के बाद जब यहाँ जो किला था उस किले का जब अनाज पानी खत्म हो जाता है, बाद में किया जाता है साका। साके में दो चीज होती हैं, एक होता है केसरिया और एक होता है जोहर। जोहर किया गया रानी पद्मिनी द्वारा और जो केसरिया है वो रावल रतन सिंह और अन्य जो सैनिक थे बचे हुए थे उनके द्वारा केसरिया किया गया। आगे देखते हैं चित्तौड़ का दूसरा साका। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ 1534 ईस्वी में, जब महाराणा विक्रमादित्य थे और महाराणा विक्रमादित्य की जो मां थी उसका नाम था कर्मावती। जो कर्मावती थी वो राणा सांगा की पत्नी थी, राणा सांगा की पत्नी थी। जब खानवा का युद्ध हुआ तो खानवा के युद्ध के बाद जो मेवाड़ की जो हालत थी वो जर्जर हो गई थी। इसी हालत का फायदा उठाया बहादुर शाह ने और 1533 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो जो कर्मावती थी वो विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। उन्होंने रणथंभौर जो दुर्ग था वो इसे टैक्स के रूप में दे दिया था। बाद में 1534 में बहादुर शाह वापस आक्रमण कर देते हैं, चित्तौड़ पर वापस आक्रमण कर देते हैं। उस समय जो कर्मावती थी उसने विक्रमादित्य और उसका एक बेटा और था जिसका नाम था उदय सिंह और विक्रमादित्य इनको अपने मायके भेज देती है। उदय सिंह और विक्रमादित्य को अपने मायके भेज देती है। यही साका था इसमें कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन वो हुमायूं उस समय ग्वालियर था और वो आ नहीं पाता है और वो मेवाड़ बहादुर शाह से युद्ध करने की बजाय मालवा पर आक्रमण कर देता है। बहादुर शाह की अनुपस्थिति का मालवा फायदा उठाता है, मालवा पर आक्रमण करके फायदा उठाता है। उदय सिंह देव अपने मायके गए हुए थे। अब बात यह हुई कि यहाँ
जो युद्ध था, बहादुर शाह से युद्ध करने के लिए भेजा किसको जाए, तो उन्होंने अपने एक जो सामंत थे, उन सामंतों में एक सामंत था रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह ये देवलिया के थे, देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत थे, देवलिया प्रतापगढ़ में पड़ता, वहां के सामंत थे। रावत जो बाग सिंह थे, इन्होंने राज चिन्ह धारण किया, विक्रमादित्य का राज चिन्ह धारण किया और युद्ध करने के लिए गए बहादुर शाह से। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो पांडु पोल है, वहीं पर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी पांडुपोल के पास इनका जो स्मारक है वो बना हुआ है। ये स्मारक पांडुपोल के पास बना हुआ है, इन्हीं की याद में बनवाया गया था। आगे देखते हैं चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा था वो महाराजा उदय सिंह के काल में हुआ था। और इस समय चित्तौड़ पर जो आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे वो थे अकबर। 1567-68 में ये आक्रमण हुआ था। जब अकबर यहां आक्रमण करने आते हैं तो जो महाराणा उदय सिंह थे वो गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और जो किले की जो चाबियां थी वो जेमल और फत्ता को सौंप जाते हैं। जेमल और फत्ता को सौंप जाते हैं। फत्ता इनका सामंत था और जेमल का बहनोई भी था। इस जेमल की एक बहन थी, उनका नाम था फूल कमल। जेमल की बहन थी और एक पत्ता की पत्नी थी। पत्ता की पत्नी तो बहन ही हुआ। जेमल था वो मेड़ता का शासक था, लेकिन जो अकबर था वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पहले ही इस मेड़ता को जेमल से छीन लेता है। तो जेमल चित्तौड़ आ जाता है। अब उदय सिंह चला जाता है गिरवा की पहाड़ियों में और जो किले की जो चाबियां थी वो जेमल और फत्ता को सौंप कर चला जाता है। जब अकबर को इस बात का पता लगता है कि उदय सिंह तो दुर्ग में है ही नहीं, वो गिरवा की पहाड़ी में चला गया और दुर्ग कोई और संभाल रहा है, उसे पता लगा कि जेमल दुर्ग संभाल रहा है, तो जेमल को कहता है कि जेमल तू यहां क्यों है, क्योंकि तेरे से मैंने मेड़ता छीन लिया, तो मैं तेरे को एक ऑफर देता हूं कि जो मेड़ता है तू वापस ले ले और मुझे चित्तौड़ ले लेने दे। तो जेमल ने बड़ी बहादुरी से इसका जवाब दिया, है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे की मान, है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे की मान, कूचिया चित्रकूटरी दीदी मोरी दीवान। कहा कि गढ़ मेरा है, मैं इसका धनी हूं, और जो दीवान है, चित्तौड़ के जितने भी शासक हुए हैं या मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं वो सब एकलिंग जी का खुद को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। तो जेमल ने कहा कि ये गढ़ मेरा है, मैं इसका धनी हूं, जो दुश्मन है वो जब तक मैं हूं तब तक इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि जो दीवान जी हैं वो चित्तौड़ मुझे संभाल कर गए, किला मुझे संभाल कर देकर गए हैं। बाद में जो अकबर था उसने कहा कि चल तू मेड़ता तो ले ले, मेड़ता के साथ साथ तुझे एक और देता हूं, एक परगना और देता हूं, नागौर और ली। तो जेमल ने इसका भी बहुत शानदार बहादुरी से जवाब दिया, भूख न मेटो मेड़तो न मेटे नागौर और रजवट भूख अनोखड़ी मेरा मिटे चित्तौड़। कहने का तात्पर्य कि ना तो मेरी जो भूख है, मेरी जो वीरता की जो भूख है वो मेड़ता मिट सकता है, ना ही नागौर। ये भूख ऐसी है मेरे मरने से ही मिटेगी। आगे देखते हैं। अब अकबर क्या करता है, चित्तौड़ की जो दीवार थी, चित्तौड़ के किले की जो दीवार थी, चित्तौड़ की दीवार पर
आक्रमण करता है, दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन जयमल था बहुत ही बहादुरी से, जयमल बहुत ही बहादुरी से उस दीवार, दिन में दीवार तोड़ता और रात में जयमल वापस बना देता। तो अकबर एक दिन की बात है जब जयमल दीवार का निर्माण करवा रहे थे, तो अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से, बंदूक का नाम ध्यान रखना संग्राम बंदूक से गोली चलाई और वो गोली लगी जयमल के पैर में। इसके बाद जब आगे जब युद्ध के लिए जो जयमल जाता है, अकबर है वो इस दुर्ग को घेरा डालकर रखता है और अनाज पानी खत्म होने के कारण उनको फिर वही साका करना पड़ता है। तो साका के लिए जब जा रहे थे तब जयमल के पैर में गोली लगी हुई थी, तो जयमल निराश हो जाता है, जयमल निराश हो जाता है। तो इनकी सेना में एक फौजी था, सैनिक था, जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़, कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाया और युद्ध लड़ा। तो ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये तो है जयमल, और जो नीचे हैं कल्लाजी राठौड़, जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजा गया था बाद में। इनको 4 हाथों वाले देवता दिखाए। युद्ध में जब ये बहादुरी से लड़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक ही व्यक्ति के 4 हाथ चल रहे हैं, तो इनको 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जब अकबर ने घेरा डाला का अनाज पानी खत्म हो गया तब किया जाता है साका। साके में जो जोर था वो जयमल की बहन, जो फूल कंवर थी वो जयमल की बहन थी, और फत्ता की पत्नी थी। तो जोर था वो फूल कंवर द्वारा किया गया था, और कैसे किया गया था, जयमल और फत्ता और 8,000 जो सैनिक थे उनके द्वारा। जयमल और फत्ता की बहादुरी को देखकर जो अकबर थे अकबर ने आगरा के किले में इनकी गजारूढ़ मूर्तियां बनाई थी। हाथी पर बैठे हुए जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनाई थी। लेकिन बाद में जब औरंगजेब भारत में आता है, पूछता है कि मूर्तियां किसकी हैं, तो जो तत्कालीन जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि ये तो जयमल और फत्ता की हैं। ये कौन थे? उन्होंने कहा कि सेनापति, हमारी सेना में नहीं, मेवाड़ में। फिर इनकी मूर्तियां क्यों बनाई गई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे परदादा जी द्वारा बनाई गई हैं। तो बाद में इन मूर्तियों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। एक जगह ये मूर्तियां और देखने को मिलती हैं, जूनागढ़ जो दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में राय सिंह द्वारा ये मूर्तियां और बनाई गई हैं। तो ये बात और ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह द्वारा ये मूर्तियां बनाई गई थी। तो जो सेशन था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।